हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना, इससे पहले हम देख चुके हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोनों चैप्टर्स हम देख चुके हैं। अभी अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस आपका फोर्थ चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। हमने इससे पहले देखा है कि हाउ द मेंडल वर्क्स ऑन द पी प्लांट and how the genes are transferred their genetic information from one generation to the another generation। मतलब जेनेटिक लेवल पे किस तरह से ट्रांसमिशन होता है ये हमने देखा है। उसके अलावा हमने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी देखा है, मतलब क्रोमोसोम के लेवल पे किस तरह से ट्रांसमिशन होता है ये भी हम देख चुके हैं कि कैसे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से या तो फिर एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से पूरा जो है एक्सटर्नल फीचर ये चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म का। तो या तो फिर एक सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का वो भी अगर टूट के किसी और सेगमेंट के ऊपर चला जाता है तो दैट change the phenotypic expression of an organism। So this is the chromosomal basis of inheritance। या तो जो मेंडल का हमने स्टडी किया है दैट इज द इनहेरिटेंस रिलेटेड टू द फैक्टर्स के बारे में बात की थी मेंडल ने। ओके, तो जेनेटिक लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हमने देखा है किस तरह से जीन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से क्रोमोसोम्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नाउ आज हम देखने वाले हैं किस तरह से मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, है ना। मतलब मॉलिक्यूल के लेवल पे हम जाके देख रहे हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर हमने देखा है कि किस तरह से जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली। मॉर्गन ने बोला था द जीन्स आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम्स, ये लीनियरली अरेंज होते हैं। तो ये जो स्टडी है हम देख रहे हैं अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब किस तरह से वो जेनेटिक मेकअप आपका बना हुआ है। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्लियर। पहली बात तो हम इसमें पढ़ेंगे साइंटिफिक रिसर्च, है ना। साइंटिफिक रिसर्च मतलब जितने भी इसके रिलेटेड साइंटिस्ट लोगों ने वर्क किया है ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ द इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च है ना, साइंटिफिक जो भी एक्सपेरिमेंट्स है या तो फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बोलो या तो फिर रिसर्च बोलो ना, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं हुए हैं उसके बारे में हमको देखना है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ने हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, हम पढ़ने वाले हैं डीएनए का स्ट्रक्चर्स। ठीक, उसके बाद में आरएनए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आरएनए के डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, है ना। तो ये सारे के सारे हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, किस तरह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर होती है वो ट्रांसक्राइब होती है, कॉपी होती है ऑन दी एमआरएनए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर नाउ, और हम इसमें देखने वाले हैं ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन मतलब आप समझोगे ट्रांसलेशन हाउ द डीएनए आरएनए कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए and it will translate up to the RNA, है ना, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, है ना। आरएनए राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं जिसके ऊपर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन होता है। तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हुई है बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन उसको हम ट्रांसलेट करेंगे अप टू द आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। यही है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये दोनों को हमको देखना है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे हाउ द जीन्स आर रेगुलेट देयर एक्सप्रेशंस, है ना। मतलब जो भी जीन्स अब तक हमने पढ़े हैं जेनेटिक लेवल पे, जो हमने पढ़ा है क्रोमोसोम लेवल पे पढ़ा है, तो वो जीन्स जो होते हैं हाउ दे आर एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशन,
बोलते हैं द जीन रेगुलेशन, इसको बोलेंगे जीन रेगुलेशन। किस तरह से जीन अपना जो एक्सप्रेशन है रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा इसके अंदर हम डीएनए के अंदर और एक बात पढ़ने वाले हैं, दैट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए ना। ऑब्वियसली डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, यूकैरियोटिक डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक डीएनए का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और किस तरह से डीएनए को हम पैक करते जाते हैं और एक कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम बनाते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी पैकेजिंग ऑफ डीएनए देख चुके हैं जब हमने जैसे पढ़ा था इससे पहले, है ना। तो क्रोमोसोम जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो पढ़ा था, वहां पे हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखा था, किस तरह से वो क्रोमोसोम कंडेंस होता है एंड दिस क्रोमोसोम ऑब्जर्व इनटू द मेटाफेज, जो मेटाफेज में ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर ना? तो ये सारे जो है मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर साइंटिफिक रिसर्च जो हुआ, उसके बाद में डीएनए का स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, आरएनए ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जीन regulation. Clear? All these topics will be done in this chapter, that is the molecular basis of inheritance. ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च, है ना। तो सबसे पहले देखो डेविड किसके बीच में था? डेविड था प्रोटीन और डीएनए के बीच में, है ना। मतलब पहले ऐसा समझा जाता था कि प्रोटीन जो है ना, हम 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन इज द हेटेरोपॉलीमर, प्रोटीन इज द मैक्रोमोलेक्यूल, है ना। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना। ये बायोमोलेक्यूल जो है ना, दिस प्रोटीन, तो ऐसा समझा जाता है कि प्रोटीन जो है लार्ज मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कौन कैरी करता होगा? प्रोटीन कैरी करता होगा, है ना। फिर बाद में जो रिसर्च हुए तब जाके समझ में आया कि एक्चुअली जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कौन ट्रांसफर करता है? डीएनए ट्रांसफर करता है ना। ये तो मतलब अभी हमको पता है इसलिए हम बोल रहे हैं, है ना। पहले ये पता नहीं था ना जब रिसर्च स्टार्ट हुआ था। तो जब भी मॉलिक्यूलर लेवल पे रिसर्च की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है ग्रिफिथ का, है ना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो एक नाम के साइंटिस्ट है, ग्रिफिथ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ना, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो देखो ग्रिफिथ ने किया क्या था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1928 में। 1928 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। थोड़ा कंसेप्ट समझो पहले इसका क्या है। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट तो यू भी समझ में आ जाएगा। क्लियर ना? देखो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है, इसका नाम आता है सबसे पहले, इसने जेनेटिक लेवल पे इसका रिसर्च हुआ था, सबसे पहले किया गया था। किया क्या था? देखो इसने सबसे पहले वर्क किया था एक बैक्टीरिया के ऊपर, है ना। बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया लिया था? बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ना। बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम से समझ में आता है ये क्या कॉज कराता होगा? निमोनिया कॉज कराता है ना। The mammals, other mammals as well as the humans. Okay, so this Streptococcus pneumoniae causes the pneumonia to humans as well as the other mammals. Clear? Now, इसको हम Diplococcus pneumoniae भी बोलते हैं। ठीक, ये जो बैक्टीरिया है इसको Diplococcus pneumoniae भी बोला जाता है। Diplococcus pneumoniae, ठीक है। ओके चलो ठीक है। बैक्टीरिया जो है कॉज कराता है निमोनिया to the mammals as well as the humans. Okay, fine. Now, पर इसने क्या किया था? दो स्ट्रेन लिए थे, 2 strain of the bacteria, है ना। 2 strain बैक्टीरिया के लिए थे, 2 strain of the bacteria, 2 strain of bacteria. ठीक है ना। अब समझो एक बैक्टीरिया लिया है, इस तरह से एक बैक्टीरिया लिया है, ओके, और ये दूसरा बैक्टीरिया लिया है, 2 स्ट्रेन लिए हैं बैक्टीरिया के ना। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है ना। मतलब देखो हमने 2 बैक्टीरिया लिए हैं, देयर आर द 2 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, और इन दोनों के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर?
इसके अलावा अगर ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर अगर मैं इस तरह से और एक लेयर निकाल दूं, है ना, इस तरह से और एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक, तो ये जो मैंने ब्लू से बनाई है ये क्या है, कैप्सूल है ना। और ये जो ब्लैक से बनाई है ये क्या है, सेल वॉल है, बैक्टीरिया है इसके ऊपर सेल वॉल है। ठीक, और ये जो है मतलब बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, दो बैक्टीरिया है हमारे पास में, एक के ऊपर कैप्सूल लॉसेट है और दूसरे के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है। ओके, नाउ अब जिसके ऊपर कैप्सूल लॉसेट है उसको हम बोलते हैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसको हमने बोल दिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक, और जिसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया या फिर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, है ना, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्टैंड फॉर द स्मूथ, क्यों, कैप्सूल इज द स्मूथ लेयर, बराबर है, ये हम बैक्टीरिया के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बैक्टीरिया की जो लेयर होती है आउटर मोस्ट कवरिंग वो कैसी होती है, स्मूथ होती है ना। और आर स्ट्रेन दैट इज द रफ स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, इसी को बोला गया है दैट इज द आर टाइप बैक्टीरिया, इसको हम आर टाइप बैक्टीरिया बोलते हैं, इसको हम एस टाइप बैक्टीरिया भी बोलेंगे। चलो ये भी ठीक है। ठीक ना, इसके ऊपर कैप्सूल एब्सेंट है ना, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड, ओके, बैक्टीरिया। ओके, इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। चलो क्लियर ना। अब देखो, अगर हमने बैक्टीरिया पढ़ा है, हमें ये पता है कि ये कैप्सूल जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और कैप्सूल का काम क्या है, रिड्यूस द रोटेशंस, है ना, मतलब ये लेयर सेल वॉल का रफनेस घटा देती है एंड प्रोवाइड्स द स्मूथनेस। मतलब ये जो कैप्सूल इस बैक्टीरिया के पास में जो प्रेजेंट है ये इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है, बराबर है, ये इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसके पास में इसका खुद का प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। क्लियर, मतलब अगर ये बैक्टीरिया है ना हमारे ह्यूमन की बॉडी में या तो फिर किसी मैमल्स की बॉडी में चला जाता है तो इस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको किल कर देगा, जैसे कि डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट एंड दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो दिस डब्ल्यूबीसी किल दिस बैक्टीरिया, है ना, तो ये हमको डिसीज कॉज नहीं कराएगा ये वाला बैक्टीरिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैथोजेनिक। सही है, ओके, दिस इज द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ओके, अब इसके ऊपर इसका खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है, बराबर, और ये अगर ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है तो ये क्या कराएगा, डिसीज कॉज कराएगा, है ना, न्यूमोनिया कॉज कराएगा, बिल्कुल कॉज कराएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक। यस, दिस इज द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, है ना, ये पैथोजेनिक है। ठीक है, और इसको एक नाम से हम जानते हैं क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वायरुलेंट बोलेंगे, है ना, ये कॉज नहीं करा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। और इसको क्या बोलेंगे यार, वायरुलेंट, है ना, वायरुलेंट। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है पूरा। देखो सब कुछ किसकी वजह से है, कैप्सूल की वजह से। अब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसका जो कैप्सूल है, इसका जो कैप्सूल है मतलब ये एक कैरेक्टर है बैक्टीरिया का कि वो एनकैप्सुलेटेड है, और ये वाला जो कैरेक्टर है किसकी वजह से है, किसी जीन्स की वजह से है, मतलब इसके अंदर इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसके अंदर भी इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। यस, ओके, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर वो जीन ही नहीं है जो कैप्सूल को डिटरमाइन करता है ना, और इस बैक्टीरिया के ऊपर वो जीन प्रेजेंट है जो किसको डिटरमाइन कर रहा है, कैप्सूल को डिटरमाइन कर रहा है। सही है, ओके। नाउ अगर क्वेश्चन पूछूं कि क्या अगर ये कैप्सूल लेयर में इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर मतलब ट्रांसफर कर दूं तो ये डिसीज कॉज करा सकता है, यस, ओके, इट कॉज द डिसीज,
है ना। मतलब आप समझो कि ये जो कैप्सूल का जो प्रेजेंस है, बिकॉज ऑफ दिस जीन्स, ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कैप्सूल का लेयर, जिसकी वजह से इसकी पैथोजेनिसिटी है। पॉइंट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है अभी ग्रिफिथ का। देखो एक्सपेरिमेंट का मतलब हमें समझ में आता है कि ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी इसको R2 स्ट्रेन भी बोलते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एज दी R2, है ना। और इसको बोलते हैं S3 विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कवरी, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। देखो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इन वीवो, इन वीवो। अब देखो इन वीवो किसको बोलते हैं हम, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, कोई जो बैक्टीरिया है तो फिर कुछ भी जो है इंजेक्ट करा रहे हैं उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं इन वीवो। अगर हम टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। चलो अभी एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है इन वीवो हो रहा है ना, और किसके ऊपर हो रहा है, माइस, है ना, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है ग्रिफिथ। ओके, एक्चुअली मतलब मारने का कार्यक्रम ही शुरू कर दिया है इसने। देखो ये चूहा है ना, इस तरह से अगर हम बोले कि ये चूहा है और इस चूहे के ऊपर इसने क्या करा दिया है कि आर आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है ना इसके अंदर इंजेक्ट करा दिया, ठीक है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू दी माइस, ठीक है। अब आप समझते हो क्या ये बैक्टीरिया, ये चूहे की डेथ होगी क्या, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये पैथोजेनिक है ही नहीं, बराबर है। तो ये सर्वाइव कर जाएगा, है ना, दिस माइस विल बी सर्वाइव, ठीक है। चलो ये करके देखा। दूसरा और किसने एक चूहा लिया इस तरह से, है ना, और ये चूहा जो है ना इसको क्या किया, इसके अंदर क्या इंजेक्ट किया इसने, S3 इंजेक्ट किया, है ना, S3 इंजेक्ट किया। अब हमें पता है कि ये कैसा है, पैथोजेनिक है, तो ये इस चूहे को क्या कॉज कराएगा, है ना, डिसीज, मतलब निमोनिया। कौन सा डिसीज कॉज कराएगा, निमोनिया ऑब्वियसली, है ना। तो निमोनिया कॉज कराएगा तो ये जो चूहा है इसकी डेथ हो जाएगी, डेड हो जाएगा ये, सही है। अब तीसरा देखो, ये तो सीधा सीधा समझ में आता है कि अगर नॉन पैथोजेनिक डालो तो सर्वाइव कर जाएगा, और अगर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसके अंदर इंजेक्ट करते हो जो कॉज करा रहा है तो ये सर्वाइव नहीं करेगा, इसकी डेथ हो जाएगी। चलो ठीक है। तीसरे एक्सपेरिमेंट देखो इसने क्या किया है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसने तो मतलब कमाल ही कर दिया है। देखो कि इसके अंदर क्या किया कि जो एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है ना, एस स्ट्रेन, इसको क्या किया है इसके अंदर डाल दिया, कैसे, हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, है ना, हीट किल एस स्ट्रेन S3, ना, हीट किल मतलब आप समझो कि उसने क्या किया, उसका स्ट्रेन निकाल दिया, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो निकाल दी। कैसे, नहीं कैसे नहीं बोलेंगे हम, एक्चुअली कैसे बोलेंगे कि उसका जो पावर होता है, पावर डिसीज कॉज कराने का, वो उसने क्या कर दिया, वहां पे हीट किल कर दिया। हाँ, डिसीज कॉज कराने की, बराबर है। तो आपने इसकी हीट किल करा दिया तो ये क्या हो गया, उसकी स्ट्रेन जो है डिसीज कॉज कराने की वो क्या हो गई, खत्म हो गई, वो डिसीज नहीं कॉज कराएगा। क्लियर, मतलब आप समझो कि अगर कोई हम वेनम लेते हैं और आप समझो कि एक 2-4 ड्रॉप अगर वेनम हम एक पूरी बाल्टी भर पानी में डाल दें, है ना, तो वो डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगा ना, तो वो अगर कोई पी भी लेगा तो थोड़ी ना मरने वाला है, बराबर। लेकिन अगर आप वैसे ही बूंद डाल दो तो, ना, मतलब पावर देखो वेनम की, बराबर है। तो ये मतलब हम क्या करते हैं, तो एक्टिवेटेड फॉर्म या तो फिर डाइल्यूटेड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं उस फॉर्म में लेते हैं। आप वैक्सीन लेते हो एक्टिवेटेड फॉर्म में लेते हो, बराबर है, मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हो, और हमारे बॉडी में इन रिस्पांस ऑफ दिस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो कि हमें उसी बैक्टीरिया से तो वायरस से मतलब प्रोटेक्ट करती है। यही मैकेनिज्म होता है ना वैक्सीन लेने का। तो वैसे इसने क्या किया, जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसका स्ट्रेन खत्म कर दिया, हीट किल करके। अब ये बैक्टीरिया कॉज कराएगा क्या, निमोनिया नहीं कॉज कराएगा, है ना। तो ये भी जो चूहा है या ये क्या कर जाएगा, सर्वाइव
ये भी सर्वाइव कर जाएगा, नो डाउट। ठीक है ना। चौथे इसमें देखो इसने क्या किया, फोर्थ इसमें और एक जुआ ले लिया है ना इस तरह से, और इसको भी इसने क्या कर दिया कि ये जो है इसके अंदर इसने देखो क्या डाला है, लिविंग आर स्ट्रिंग। क्या डाला है, लिविंग आर स्ट्रिंग, आर स्ट्रिंग R2, ऑब्वियसली R2 ही बोल रहे हैं है ना, लिविंग R2 स्ट्रिंग डाला है एंड हीट किल, देखो हाँ, हीट किल S3 स्ट्रिंग डाल दिया है ना। मतलब ये मत समझना कि पहले R2 डाला है ना, अभी पहले R2 डालेगा तो फिर तो गया इससे डब्ल्यू में खत्म ही कर देंगे इसको है ना, फिर ऐसा भी बाकी हीट किल डाला है ना, वो भी तो कॉज नहीं करा रहा है ना। ये जो है ये टेस्ट ट्यूब में मतलब इसका पिक्चर होता है, मतलब टेस्ट ट्यूब लिया है ना, टेस्ट ट्यूब लिया उसके अंदर R2 स्ट्रिंग डाला लिविंग, उसके अंदर फिर से डाला आपका S3 किल है ना, और दोनों का मिक्सचर जो है वो फिर उसके अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके अंदर हमने इंजेक्ट किया है R2 living and heat kill S3 strain. Now this bacteria ना, ये जो बैक्टीरिया है क्या होना चाहिए, टेक्निकली मर जाना चाहिए। ओके ओके बराबर है, तो ये इसकी डेथ हो जाती है ना। अब रीजन देखो इसकी डेथ हो जाती है, यस ये जो है डेड हो जाएगा है ना। तो डेड हुआ क्यों, देखो ये भी तो R2 लिविंग था जो कॉज नहीं कर रहा था, और ये जो है हीट किल S3 ये भी तो कॉज नहीं करा रहा था, बराबर। मतलब आप समझो कि फिर भी इस चूहे की डेथ क्यों हुई, R3 नो R3 तो है ही नहीं, S3 है ना। तो एक्चुअली कैसे हुआ, देखो ग्रिफिथ सोचता है, ग्रिफिथ क्या सोचता है कि समथिंग इज प्रेजेंट इनटू द डेब्रीज, सेल डेब्रीज ऑफ द हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया है ना। मतलब देखो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपने इसको मतलब हीट किल कर दिया है ना, हीट किल कर दिया तो समथिंग इज प्रेजेंट ना, ग्रिफिथ सोचता है समथिंग इज प्रेजेंट इनटू द सेल डेब्रीज ऑफ द S3 heat killed S3 bacteria which is absorbed by the R2 living bacteria है ना। समथिंग अब उसको नहीं पता था तो समथिंग क्या है, ठीक है। तो कुछ तो भी है जो कि इसने S3 से एब्सॉर्ब किया है, किसने, R2 living bacteria and it will convert into the S3 है ना, कन्वर्ट हो गया S3 में, उसको नहीं पता था तो उसने उसको बोल दिया है ना, जो भी ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल था उसने उसको बोल दिया दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसी को उसने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और यही है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना। मतलब ग्रिफिथ ने बाकी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है ना। आप सोचते हो है ना, उसको तो पता नहीं था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है मतलब देखो क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है, वो हो सकता है या तो कार्बोहाइड्रेट भी तो हो सकता है ना, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या तो फिर प्रोटीन हो सकता है ना, प्रोटीन भी हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ओके इट मे बी द आरएनए, और या तो फिर क्या हो सकता है, डीएनए। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या तो फिर डीएनए हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो इसको मतलब देखो ये इसने ये तो बोल दिया कि कुछ तो भी है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो कि एब्जॉर्ब हुआ है फ्रॉम दी सेल डेब्रीज ऑफ दी हीट किल्ड S3 bacteria into the R2 living bacteria, and this R2 living bacteria is converted into the S3 pathogenic bacteria which cause the pneumonia to this mice, and this mice will be killed। क्लियर है, तो इसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो किया गया, 3 साइंटिस्ट आए इसके बाद में, ठीक है,
उन्होंने ये प्रूव किया, वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किस लिए हुआ कि इसमें से कौन सा वो बायो मॉलिक्यूल है ना, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ये तो पता नहीं था ग्रिफिथ को, उसने तो बस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल दिया था। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में हम देखते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, जो भी बायोकेमिकल एनालिसिस है इसका। ये एक्सपेरिमेंट दिया किसने था, 3 साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है और आप लोगों का सिलेबस बढ़ा दिया है। ओके नाउ एवरी मैकलियोर एंड दूसरा है मैककार्टी, इंग्लिश वर्ड है। ओके एवरी मैकलियोर एंड मैककार्टी, these are the 3 scientists। ओके उन्होंने बायोकेमिकल एनालिसिस किया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया है ना, एक टेस्ट ट्यूब लिया और एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट हमको क्या करना है, बायोकेमिकल है ना, मॉलिक्यूल जो है उसको देखना है कि एक्चुअली वो मॉलिक्यूल कौन सा है। और एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में डाला क्या, इसमें डाला है हमने R2 स्ट्रेन है ना, R2 स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया डाल दिया। इसके अलावा इसमें भी R2 स्ट्रेन बैक्टीरिया डाल दिया, इसमें भी R2 लिविंग डाल दिया, ठीक। और एक टेस्ट ट्यूब लिया है ना, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो R2 इसमें भी ले लिया। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो माइस है ना, उसमें से उन्होंने क्या निकाला है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट। और उन्होंने देखा कि इसके अंदर उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला है, कार्बोहाइड्रेट डाला है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट आइसोलेट करके, ऑब्वियसली हम इतना इजीली बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाला, ये डाला, वो डाला, इतना इजी तो नहीं है ना। बायोकेमिकल एनालिसिस मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी चल रहा है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क to isolate this biochemical and poured into the test tube है ना, and observe all these things। तो देखो कार्बोहाइड्रेट डाला और यहाँ पे देखा गया कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर डालते हैं है ना, तो ये R2 जो बैक्टीरिया था है ना, ये R2 ही रहा, इट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द S3 बैक्टीरिया, ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ठीक। फिर हमने क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर डाल दिया जैसे कि प्रोटीन डाल दिया, बराबर, प्रोटीन आइसोलेट किया, प्रोटीन डाल दिया। तब भी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये R2 स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है ये कैसा रहा, R2 ही रहा, इट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द S3। फिर इन्होंने आइसोलेट किया RNA है ना, RNA को आइसोलेट किया और फिर इसके अंदर डाल दिया RNA, ठीक है। तब भी कोई चेंज नहीं, ये जो R2 लिविंग बैक्टीरिया थे ये R2 ही रहे, ठीक। मतलब ये कुछ कंफर्म होते चल रहा था कि वो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, प्रोटीन भी नहीं और आरएनए भी नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि वहां से डीएनए जो है उसको डाला इसके अंदर। नाउ दिस R2 लिविंग इज कन्वर्टेड इनटू द S3 स्टेट है ना, ये जो R2 जो लिविंग बैक्टीरिया थे ये किसमें कन्वर्ट हो गए, S3 कन्वर्ट हो गए, पैथोजेन है ना। मतलब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज द डीएनए। लेकिन फिर भी है ना कुछ लोग होते ही है काम खींचने के लिए, तो मतलब कन्विंस नहीं थे कि कैसे डीएनए के साथ में और भी सब कुछ हो सकता है ना, हाउ यू कैन से दैट इज द डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसका कुछ मिक्सचर भी हो सकता है। तो एक और ये जो नेक्स्ट टेस्ट जो हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या किया, R2 स्ट्रेन तो लिया ही लिया, नो डाउट, इसके साथ में ये डीएनए भी डाला, चलो ये भी ठीक है। और क्या डाला, इसके साथ में इन्होंने डीएनए को डिस्ट्रॉय करने में
डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी डाल दिए। ठीक है, मतलब डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है उनको न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, इन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया, इट इज द डीएनए भी डाल दिया, है ना, डीएनए भी डाल दिया, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्लियर, अब मतलब देखो अगर ये R2 है और ये डीएनए अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और अगर हमने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को इसके अंदर डाला तो ये पूरा डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब ये R2 इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द S3 पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सही है कि नहीं, क्योंकि डेबिट तो ये भी था ना कि इसके अंदर कुछ हो सकता है, डीएनए क्यों, है ना, तो डीएनए को डाइजेस्ट करके दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये आरएनए इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द दिस R2 इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द S3 स्ट्रेन। ओके, तो इस वक्त ये R2 जो है R2 ही रह जाता है। मतलब यहाँ पे और एक बार प्रूव होता है कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए है ना। बट still all biologists है, सब मतलब all मतलब some biologists were not convinced, बिल्कुल स्टेटमेंट तो लिख ही रखा है अभी आपके बुक में, है ना, लास्ट वाला, कि सारे के सारे जो बायोलॉजिस्ट थे वो कन्विंस नहीं थे, है ना। तो इन्होंने और एक काम किया, देखो और एक काम क्या किया, और एक टेस्ट ट्यूब लिया, है ना। तो इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया कि ये टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह से R2 स्ट्रेन डाला और इसके साथ में, है ना, इसके साथ में इन्होंने क्या कर दिया कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है, किसी को लगा शायद प्रोटीन हो सकता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स है प्रोटीएसेस, है ना, या तो फिर जो हम बोलेंगे आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स है आरएनएस, है ना, ये डाल दिए, या तो फिर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स है ना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो इसको बोलेंगे, ये भी डाल दिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इसके अंदर डाल दिए। अब सब कुछ डाला, नहीं डाला तो क्या नहीं डाला, डीएनए नहीं डाला, बराबर है, क्या नहीं डाला, डीएनए नहीं डाला। नाउ दिस R2, है ना, R2 is converted into the S3, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला ही नहीं डाला ना, तो ऑब्वियसली दिस R2 is converted into the S3, है ना। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बराबर है। तो मतलब इन्होंने, अब देखो ये जो तीन साइंटिस्ट है इन्होंने सिर्फ इतना नहीं बोला कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए है, इन्होंने प्रोटीनेज और आरएनएस ये जो है ना इनकी एक्टिविटी भी बताई कि इनको भी अगर हम डालते हैं, अगर कोई मिक्सचर वगैरह होगा तो भी अगर ये एंजाइम डाल दिए तो यहाँ पे आरएनएस प्रोटीन का सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली डीएनए ना, बचता रहा है यहाँ पे ओनली दैट इज द डीएनए। So this DNA is converted as R2 into the S3 bacteria, which is the pathogenic, है ना। इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कि ये डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ओके, चलो फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं, है ना। तो इसके बाद में और दो लोग आए, है ना, जिनको हम बोलते हैं हर्शे एंड चेस। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं, हाउ दे हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ वो किसने किया, हर्शे एंड चेस। ठीक है, हर्शे एंड चेस, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ 1942 में। कब हुआ, 1952 में, और इसके पहले वाला जो था वो 1942 में था। देखो हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट, अब ये एक्सपेरिमेंट देखो हर्शे एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट है 1952 का है, और 1953 में आपका डीएनए का मॉडल आया था, है ना, मतलब मॉडल आने के एक साल पहले का है। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया इन्होंने बैक्टीरियोफाज, है ना, बैक्टीरियोफाज यूज किया है इन दिस एक्सपेरिमेंट।
बैक्टीरियोफाज, कौन सा, लैम्डा, ठीक है, बैक्टीरियोफाज यूज किया, लैम्डा, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बोला था, है ना, हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में जब हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, तो हमने उसमें देखा था कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना, वो तीन तरह से होती है। एक को तो हमने बोला था कॉन्जुगेशन, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म होती है और जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, बराबर। सो दिस इज द कॉन्जुगेशन वन मेथड। दूसरा हमने बोला था दैट इज द ट्रांसडक्शन, है ना, मतलब वायरस इन्फेक्ट ऑन द बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल, है ना, तो हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। दिस प्रोसेस इज द ट्रांसडक्शन, क्लियर। और तीसरा हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अभी जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि हमने देखा था, ग्रिफिथ ने बोला है कि वो SR2 जो बैक्टीरिया है वो समथिंग एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम ऑफ दैट इज द सेल डेब्रिस ऑफ द S3 बैक्टीरिया, है ना। मतलब उसने किया क्या था, R2 ने सराउंडिंग मीडियम में जो कि सेल डेब्रिस थे S3 के हिट किल के, वहां से एब्सॉर्ब किया था। तो which is मतलब something is absorbed from the surrounding medium, है ना। तो this very material absorbed from the surrounding medium, that is the transformation, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इस तरह से तीन तरह की मेथड होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड दी कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसडक्शन, ठीक है। कंसेप्ट बहुत सा सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले समझते ताकि एक्सपेरिमेंट को एकदम इजी है। देखो इस एक्सपेरिमेंट का बेस क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का बेस क्या है, एक्सपेरिमेंट का बेस है हमने वायरस पढ़ा है ना, हमने वायरस पढ़ा है। पहली बात तो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया बैक्टीरियोफाज, ओके ना। दूसरी बात एक्सपेरिमेंट कौन से बैक्टीरिया के ऊपर परफॉर्म किया गया, ई कोलाई, ई कोलाई, ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई हम इसको बोलते हैं। अब इसके लिए इसने रेडियो एक्टिव, है ना, आइसोटोप्स जो है वो यूज किए ऑफ द फास्फोरस एंड द सल्फर। कैसे, इसका कंसेप्ट